नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान की हालत खराब कर दी। पाकिस्तान के 9 ऐसे ठिकाने जहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, आतंकियों को रहने के लिए आश्रय दिया जा रहा था, सब नेस्तनाबूद हो गए। लेकिन दोस्तों, क्या इतना आसान था ये ऑपरेशन? ये ऑपरेशन कैसे आसान बनाया गया? कैसे भारत की सीमा में रहते हुए पाकिस्तान के भीतर 100 किलोमीटर से ज्यादा अंदर जाकर उसे ठोक दिया गया और आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया? आपको ये पूरी डिटेल बताएंगे मैं और मेरे सहयोगी पंकज प्रसून। लेकिन उससे पहले आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसी प्रिसीजन स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में इतनी बौखलाहट है कि उसकी आवाम और उसकी पुलिस, उसकी सेना आपस में ही भिड़ रहे हैं, टकरा रहे हैं, मरने काटने पर उतारू हैं, आपस में लड़ मरकर खत्म होने पर उतारू हैं। क्या हो रहा है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में भारत के स्ट्राइक के बाद कैसे आम आवाम सेना की दुश्मन बन गई है, पुलिस की दुश्मन बन गई है, उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले इस तस्वीर के बारे में मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूं, उसके बाद पंकज जी के पास चलते हैं। बड़ी बात यह है कि ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, इमरान खान की रिहाई के लिए ये तस्वीर, ये प्रदर्शन हो रहे थे। अचानक हुआ क्या कि प्रदर्शनकारी इमरान खान को रिहा करने की मांग को लेकर गए थे, लेकिन पुलिस इतनी फ्रस्ट्रेशन में थी कि वो आम लोगों को ही पीटने लगी। अब चूंकि सेना हार रही है, सेना ने पुलिस पर दबाव बनाया, पुलिस ने आम लोगों को पीट दिया। जो सामने आता है, अमूमन होता ऐसा ही है पाकिस्तान में कि फ्रस्ट्रेशन सेना सीधे सीधे आम लोगों पर ही निकालती है। पंकज जी, मैं बहुत छोटी जानकारी चाहूंगा आपसे इस तस्वीर पर, यह क्योंकि इस तस्वीर का हमारी खबर से बहुत खास कनेक्शन है। आपको क्या जानकारी है? 7 मई को इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था पाकिस्तानी फौज ने, यानी असीम मुनीर ने। आज 7 मई है। उसी की बरसी पर पीटीआई के कार्यकर्ता जो अडियाला जेल है उसके बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी डिमांड यह थी कि जो मिलिट्री कोर्ट्स बनाए गए हैं वो गैर संवैधानिक है और उन्हें भंग कर दिया जाए। अचानक दोपहर के बाद पाकिस्तानी फौज पीटीआई के कार्यकर्ताओं पर डंडे बरसाने लगी। उसी की यह तस्वीर है और उनको वहां से हटाने लगी। पाकिस्तान की मीडिया में मैंने एक और रिपोर्ट देखी है जिसमें पीटीआई के लोग और जमाते इस्लामी पाकिस्तान, ये भी एक तंजीम है, पॉलिटिकल पार्टी है, उनके लोग पाकिस्तानी आर्मी की फजीहत कर रहे हैं, असीम मुनीर को लिटरेरी गालियां दे रहे हैं। यहां तक कह रहे हैं कि जितनी बेइज्जती करवानी थी करवा ली, अब जाओ चूहो अपने बिल में छुप जाओ, नहीं तो और ज्यादा हमें मार खिलवाओगे तुम। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी के बस का कुछ नहीं, ये सिर्फ अपने लोगों पे डंडे बरसा सकते हैं, बस इतनी ही इनकी औकात है। तो यही है ये तस्वीर की कहानी कि आज वो प्रदर्शन कर रहे थे, वो मिलिट्री कोर्ट जो वहां बनाई गई उसको कह रहे थे कि उसको भंग कर दो, और फिर पाकिस्तानी फौज ने वहां के अपने ही लोगों पर जमकर डंडे बरसाए। एक पीटीआई की जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो उन्होंने बड़ा अच्छा ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि कल देर रात भारत ने पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की और इसका बदला लेते हुए पाकिस्तानी फौज ने अपने ही लोगों की पिटाई की। जी अच्छा, एक जो बड़ी खबर आ रही है उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। भारत अब यूएनएससी को एक बहुत बड़ी डिटेल शेयर करने जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई। इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है, नई दिल्ली में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जितने मेंबर्स थे, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन सबको ब्रीफ किया है मिस्री साहब ने, और उनको बताया है, पूरा डिटेल्स दिया गया है सबूतों के साथ कि हमने क्या किया, क्यों किया और किन लोगों पे अटैक किया। दरअसल पाकिस्तान बार बार एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है जिसमें वो ये कह रहा है कि हमारी मस्जिदें शहीद की गई या सिविलियंस को टारगेट किया गया, जबकि भारत स्पेसिफिकली ये कह रहा है कि हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट किया है और यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के अनुरूप काफी संयमित व्यवहार करते हुए हमने अपना जो टारगेट अचीव किया है बिना किसी नुकसान के। तो इसी वजह से जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स थे, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे भारत में जो मौजूद है नई दिल्ली में, उनको ब्रीफ किया गया, पूरी जानकारी दी गई है। और ये कुछ कुछ उसी तरह का है जैसा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। उनको बाकायदा टारगेट की पहचान करके और कौन आतंकी कितना है और कौन किसका किसका नुकसान हुआ है, वो सारी डिटेल्स दी गई ताकि कोई ये नहीं कह सके कि भारत ने किसी सिविलियन स्ट्रक्चर को टारगेट किया है। पाकिस्तान ने एक और झूठ बोला है। अब से 1 डेढ़ घंटे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जिसमें पाकिस्तानी आर्मी ने कहा कि भारत ने
नौशेरा या नुसेरी नाम की एक जगह है, वहां पे उसके डैम पे हमला किया है, वहां मिसाइलें दागी है। भारत ने बिल्कुल इनकार किया है, कहा है कि हमने किसी डैम पे नहीं को निशाना नहीं बनाया, किसी सिविलियन स्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाया है, और न किसी दूसरे मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया। हमने स्पेसिफिकली सिर्फ आतंकियों के टारगेट, आतंकियों के जो लॉन्च पैड थे, उनकी जो रिहाइश थी, उसको निशाना बनाया, और पूरे डिटेल्स हमारे पास हैं कि हमने कहां कहां क्या क्या बम गिराए। अब आते हैं उस खबर पर जो पूरा देश ये जानना चाहता है, समझना चाहता है कि ऑपरेशन सिंदूर इतना गोपनीय कैसे रहा और कैसे इतने बड़े ऑपरेशन को सक्सेसफुली अंजाम दिया। थोड़ी देर पहले कैबिनेट मीटिंग हुई जिसमें जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने कैबिनेट को ब्रीफ किया है कि सक्सेसफुली भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पूरा किया है, और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कैबिनेट के सदस्यों को बधाई भी दी है इसके लिए। अब मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि यह ऑपरेशन सिंदूर की कहानी क्या है, कैसे यह प्लान हुआ था, किस तारीख से इसकी शुरुआत हुई थी? हम पर्दे के पीछे की कहानी बता रहे हैं, जो कि अब धीरे धीरे सामने आ रही है, क्योंकि अब ऑपरेशन हो गया। 22 अप्रैल को पहलगांव पे आतंकियों ने हमला किया था। 24 अप्रैल को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में थे, और बिहार में उन्होंने अपने भाषण के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि जो आतंकी हैं, उनकी बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने जनसभा में कहा था कि मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि इन आतंकियों को और इन हमलों की साजिश करने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, और सजा मिलकर रहेगी। उसी दिन यह तय हो गया था कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। यह था 22 अप्रैल को घटना, 24 अप्रैल को बिहार में इसे कहा। 29 अप्रैल को नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ मीटिंग की, जिसकी तस्वीर आप दिखा रहे हैं। ये 29 अप्रैल की मीटिंग की तस्वीर है। यहां यह बताया गया कि हम तो बदला तो लेंगे, और जब दबाव की बात आई कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि आपका काम है, फौज के रूप में आपका काम है ऑपरेशंस को अंजाम देना, दबाव झेलना सरकार का काम है, वो कर लेगी, आप अपना काम करो। जब ये तय हो गया स्पेसिफिक रूप से कि हमें कुछ करना है, तो 3 मई को एक दोबारा मीटिंग हुई, और तब डिटेल्स मांगा गया कि आप क्या कर सकते हो, आपके पास मतलब क्या अचीवेबल है, टारगेट की पहचान कैसे करनी, ये सारी बातें। और वहां ये तय हुआ 3 मई की बैठक में कि हमें आतंकियों के जो टेरर कैंप हैं उन्हें तबाह करने हैं। इसके बाद ये सारी चीज तय हो गई, टीम बनाया गया। जो टीम को जो लीड करने वाले लोग थे, वो 3 मई को ही उनको कहा गया कि आप साउथ ब्लॉक में शिफ्ट हो जाएं। न अपने परिवार से मिलने की इजाजत, न उन्हें फोन रखने की इजाजत, न बाहर घूमने की, मतलब एक तरह से वो क्वारंटाइन कर दिया गया। जो इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे उन्हें साउथ ब्लॉक में रखा गया। 3 मई के बाद से उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। वो 3 मई से 5 मई तक पूरी प्लानिंग करते हुए सारे डिटेल्स मंगाए, इसमें रॉ के पास जो डिटेल्स थे वो सब करें। 2 दिन बाद यानी 5 मई को अजीत डोभाल पहुंचते हैं प्रधानमंत्री के पास, और वो पूरा प्लान बताते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। अब स्पेसिफिक रूप में कि हमने ये टारगेट ये किया है, और हम इसको इस तरह से अचीव करेंगे। और उसी समय 5 मई को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस फाइल पे दस्तखत कर दिए कि मंजूरी मिल गई 5 मई को। फिर उन्होंने ये पूरा टारगेट अचीव करने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी कि कौन होगा। चाहे ये 6 से 7 मई की रात में तय किया गया कि उस दिन हम हमला करेंगे, तो 3 मई से लेके जो 6 मई या 6 से 7 मई के जो 3-4 दिनों का था, वो था तैयारी तो चल ही रही थी, लेकिन वो था कि कौन लीड करेगा, तो कौन सी टीम को। तो उसी में ये हो गया कि जो वहीं पे ये बैठक में तय हो गया था कि सोफिया कुरैशी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगी, और इनको महिला शक्ति को देना है ऑपरेशन सिंदूर नाम। ये 3 तारीख को तय हुआ था, मीटिंग में प्रधानमंत्री ने सजेस्ट किया था। तो ये सारी कहानी है, और इसके बाद सारा कुछ अजीत डोभाल पे रखा गया था। वो हर समय ब्रीफ कर रहे थे प्रधानमंत्री को, हर दूसरे दिन, एक दिन बाद। कल एक सिग्नल मिला था जो शायद देशवासियों ने गौर नहीं किया। एक जो इंडियन आर्मी है, उन्होंने एक वीडियो जारी किया कल देर रात, और उन्होंने संस्कृत में लिखा था उस वीडियो में, प्रहाराय सन्निहिता जयार प्रशिक्षिता, मतलब किसी भी वक्त
और किसी भी समय हम हमला करने के लिए तैयार हैं। यह एक इंडिकेशन था। दूसरा इंडिकेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक टेलीविजन कार्यक्रम के में थे, ग्लोबल समिट वगैरह शायद था। उन्होंने कहा था कि रात देर हो चुकी है, मेरी भी रात लंबी होने वाली है, आप लोग यहां पे आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किसी ने समझा नहीं कि मेरी भी रात लंबी होने वाली है क्यों, वो ऐसे इग्नोर मार के चले गए वो। तो उसके बाद 10 बजे के आसपास प्रधानमंत्री ने कहा था, 10 साढ़े 10 में। उसके बाद वाकई प्रधानमंत्री के लिए रातें लंबी थी, कल पूरी रात जागते रहे और अजीत डोभाल उन्हें पल पल की घटना की जानकारी देते रहे। जब हमारे सारे लोग सुरक्षित वापस अपने बेस में पहुंच गए, तब जाके इंडियन आर्मी ने ट्वीट किया, जय हिंद, मिशन एकम्प्लिश्ड। ये लगभग 1:45-50 पे ये है पूरी कहानी। और जो दबाव की बात हो रही थी कि पाकिस्तान अलर्ट है या ये है, तो एक टेलीविजन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है और वो बार बार धमकी देता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैं खुद पाकिस्तान जाके देख आया हूं उनका, इसलिए उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, हमें जो करना है हम करेंगे। बाकी कौन क्या बोलता है ये उनके मर्जी के ऊपर है। यह है ऑपरेशन सिंदूर के पर्दे के पीछे की कहानी। आपने बहुत डिटेल में समझाया है। 4 दिन साउथ ब्लॉक में जो प्लानिंग चली, जो सारे अधिकारी बैठे, जो सेना के प्रमुख बैठे, और जिस तरह से लोगों को यह भी पता नहीं चला, 5 तारीख को जब डिफेंस सेक्रेटरी आए प्रधानमंत्री के पास, तो थोड़ा बहुत इंडिकेशन मिलना शुरू हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री ने कल जब वो एक बड़े इवेंट को संबोधित कर रहे थे, तब जब उन्होंने संकेत दिया, तब भी लोग समझ नहीं पाए, पाकिस्तान भी समझ नहीं पाया। पाकिस्तान को लगा कि भारत अब कुछ नहीं करेगा, लेकिन तभी जब पाकिस्तान यहां गलती किया, वहीं वो पिटा गया। नहीं, एक और जानकारी इसमें, रॉ ने 21 टारगेट्स की लिस्ट दी थी कि इन 21 टारगेट को आप कीजिए, और भारतीय वायुसेना ने 24 टारगेट अचीव किए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ। हम दर्शकों से ये कहना चाहते हैं कि भारतीय सेना की इस उपलब्धि पर, भारतीय वायुसेना की इस उपलब्धि पर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां जरूर बताएं अपनी राय।